आज के आपके करंट अफेयर्स माइक ऑन है। आज के आपके करंट अफेयर्स 29 अप्रैल 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है आपका 5G टेक्नोलॉजी के बारे, 5G टेलीकम्युनिकेशन के बारे। अब सबसे पहले आपको फोन की जो टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हुई है उसके बारे में बताइए 5G है क्या। देखो, जी का मतलब होता है जनरेशन। आपकी टेलीकम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसकी 5th जनरेशन, इसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी टेलीकम्युनिकेशन जल्दी, गवर्नमेंट की होप है कि अगस्त सितंबर तक आपका 5G हम पहली बारी रोल आउट करना शुरू कर पाएंगे इंडिया के अंदर, और धीरे धीरे इंडिया के अंदर सारी जगहों पे फैलाना भी शुरू करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग इसकी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, अलग अलग टेलीकॉम्स, जियो कर चुका है, एयरटेल कर चुका है, तो टेस्टिंग इसकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। बस बात ये है कि इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट। तो ये पहले सबसे पहले आपको जनरेशंस बताऊं। देखो, ये जो जनरेशंस है, 1G का मतलब था जब सबसे पहले कॉल्स जाने लगी थी फोन से, उस जनरेशन को कहते हैं। जब आपके बिल्कुल ही सिंपल फोन आते हैं जिनसे सिर्फ नंबर डायल होते थे और डायरेक्ट कॉल जाती थी, उन्हें कहते थे वो 1G के। तो जहां से फोन का रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 90s में, ये वो चीज थी। यहाँ पे SMS अभी ऐसी कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती थी। 2G आया। 2G सेकेंड जनरेशन वो थी जिसके अंदर आपके SMS जाने लगे, ठीक है, और ऐसी चीजें पहली बारी आपका SMS जैसी चीजें चलने लगी थी, और कुछ और एडिशनल सर्विसेज जो आपके टेलीकॉम ऑपरेटर्स ही थे वो प्रोवाइड करने लगे थे। ठीक है, 3G आया। 3G ने सबसे पहले MMS यानी कि आप मल्टीमीडिया मैसेजेस भी अब भेज सकते थे, वीडियोस, फोटोग्राफ्स, ये सब कुछ सेंड कर सकते थे। ठीक है, उसके अलावा आप पहली बारी इंटरनेट फोन पे एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, हम कई बार कहते हैं 2G पे इंटरनेट चलता, नहीं, वो 2G नहीं है, वो 3G पे ही जाके प्रॉपरली इंटरनेट चलने लगे थे। 2G आपके मैसेजेस वाली जो टेक्नोलॉजी थी वो, उसे 2G कहते हैं। ठीक है, अब 4G में क्या हुआ? 4G में यही इंटरनेट का जो रेवोल्यूशन था ये और आगे बढ़ा, और यहां पे अब स्पीड्स इंक्रीज होगी, और स्पीड इंक्रीज हो गए 1 Gbps तक पहुंच गई, गीगाबाइट्स पर सेकंड तक मैक्सिमम स्पीड जो आपके इंटरनेट की जा सकती है, वो 4G के अंदर वो मतलब 4G के अंदर ये स्पीड पॉसिबल है। 1 गीगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड पॉसिबल है मैक्सिमम। अब जो 5G टेक्नोलॉजी आ रही है ये इतनी स्पीड्स को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है। अब ये स्पीड मैक्सिमम 10 Gbps तक चली जाएगी। 10 Gbps स्पीड का ये मतलब है कि तुम्हारे एक थॉट लेने से पहले कोई चीज ऑलरेडी हो चुकी होगी, इतनी तेज स्पीड है। ठीक है, अगर इसे जनरल सेंस में मतलब बात करें, अगर मूवी के सेंस में बात करें, लेट्स सपोज एक 3 घंटे की जो मूवी है, अगर आपने जैसे 5G जिसके पास है उसने अगर 5G में कोई भी मूवी लगाई, तो सारी की सारी मूवी 1 सेकंड के अंदर अंदर, सारी 3 घंटे की मूवी अल्ट्रा HD या 4K जिस भी आप चीज क्वालिटी को रेफर करना चाहते हो, उसमें पूरी बफर होके तैयार होगी। तो कहीं पे कोई लोडिंग नहीं आएगी, कहीं पे कोई बीच में कई बार हाई डेफिनेशन, लो डेफिनेशन सीन जाते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी इंटरनेट की वेरी करती रहती है, वो सब खत्म हो जाएगा अब बहुत तेज स्पीड होने। हाँ जी, ठीक है, तो 5G अल्टीमेटली स्पीड्स आपकी तेज कर रही है। ठीक है, अब ये जो आपकी स्पीड्स तेज हो रही हैं, इसके साथ साथ एक और चीज भी, मतलब ये स्पीड हम क्यों तेज कर रहे हैं उसके बारे भी मैं आपको एडिशनली यहां पे बता दूं। एक चीज है जिसे हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, शॉर्ट में IoT लिखा होता है कई बार।
ठीक है। कई सारे अब जो मॉडर्न, आप कई बार अप्लायंसेस भी खरीदोगे ना, कई बार अब आप फ्रिज खरीदोगे, ठीक है, माइक्रोवेव खरीदोगे, डिश वॉशर खरीदोगे, आप कॉफी मेकर खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, उनके ना कई बार उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ना एक स्टिकर लगा होता है IoT। अब ये मैं स्टिकर बता दूं ये चीज रेफर किसे कर रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम इंटरनेट को तेज इसलिए इतना बना रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम ना 3 चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब 3 चीजों का रेवोल्यूशन होने वाला है। हम आपके एक साइड पे आपकी इंटरनेट स्पीड चाहिए, ठीक है, जो आपके किसी फिजिकल अप्लायंस, कोई भी फिजिकल चीज है, जैसे माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, आपका गीजर हो गया, आपकी कार होगी, ठीक है, उससे भी कनेक्ट करेगा। और एक साइड पे आपका कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम जैसे कि आजकल आपके वो आ गए हैं, गूगल होम आ गया है, फिर आपका अलेक्सा आ गया है, ठीक है, ये जो आपकी डिवाइसेस आ रही हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेसिटी होल्ड करती हैं। अब इसमें क्या होगा, हम इंटरनेट के थ्रू इन दोनों को कनेक्ट करना चाहते हैं, आपस में इन दोनों को जोड़ देना चाहते हैं, यानी कि जितनी भी आपकी फिजिकल चीजें हैं वो आर्टिफिशियली कनेक्टेड होंगी और उन्हें पता होगा कि आपके सारे दिन का रूटीन क्या है या आपको इस टाइम पे क्या चाहिए। लेट्स सपोज अभी आपको कॉफी बनानी है तो आपको सबसे पहले किचन में जाना पड़ेगा, वही दूध कॉफी सब कुछ निकाला, उबालने की वेट की, ठीक है, सब कुछ किया, फिर जाके कहीं कॉफी बना के लेके आए हो। अब अगर आपके पहले ही, अगर आपका एक स्मार्ट किचन है, मतलब स्मार्ट किचन का मतलब है आपके जो आपने अप्लायंसेस खरीदी हैं वो आपकी IoT डिवाइसेस है। ऐसी डिवाइसेस जैसे आजकल माइक्रोवेव, फ्रिज, ये सारी चीजों के अंदर भी ना वाईफाई आने लग गए हैं। अब अभी की टेक्नोलॉजी के लिए ये लगता है कि वाईफाई क्या करना है, हमने वाईफाई का क्या फायदा है, क्यों 5,000 ज्यादा देने हैं। ये अभी के लिए नहीं आ रहा, आने वाले 3 से 4 सालों में ना ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इवॉल्व होने वाली है। अब तो बस 3-4 सालों की बात रह गई है कि आपकी ये जो फ्रिज है, कुछ भी है, लेट्स सपोज जैसे मैंने अभी कॉफी का एग्जांपल दिया, अगर आपके पास लेट्स सपोज एक कॉफी मेकर है जो वाईफाई से कनेक्टेड है, आपने बस सिंपली क्या करना होगा, अपने फोन पे ऐप खोलनी होगी, आपको कैसी कॉफी पीनी है वो सिलेक्ट करके ओके दबाना होगा, उस वो किचन में पड़ी हुई मशीन आपकी कॉफी को तैयार करके आपके मग में रख देगी, मतलब मग आपने रखा हुआ है, सामान उसके अंदर सारा फिल हुआ है, सारी चीजें डाल के गर्म करके वहां पर रख देगी। जब रेडी हो जाएगा आपको मैसेज आ जाएगा, आपको जाके बस उठा के लानी है, ठीक है। तो इसके हम इस लेवल तक पॉसिबल बनाना चाहते हैं कि फ्यूचर में जाके, मतलब और थोड़े से अभी 10-12 साल ये दूर है कम से कम, कि एक टाइम पे हम ह्यूमंस को ऐसे काम मिनिमम करने पड़े। लेट्स सपोज तुमने सुबह, तुम्हारा रोज का रूटीन है कि रोज सुबह तुम 7 बजे उठते हो और 8 बजे नहाने जाते हो। सर्दियों का टाइम है, आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है वो खुद देखेगा कि आजकल सर्दियों का टाइम है, टेम्परेचर आपका लेट्स सपोज 10 डिग्री पे पहुंचा हुआ है, तो आप ऑब्वियसली ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, तो वो गीजर को खुद कमांड दे देगा कि 8 बजे नहाना है, तो पहले ही गीजर ऑन हो जाए कि 8 बजे तक पानी गर्म। हाँ, आज भी ये सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, बस इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है अभी, ठीक है, मतलब तुम करने को आज भी आपके ये सारी चीजें आने लग गई हैं मार्केट में, आज भी गीजर, माइक्रोवेव, हर चीज आने लग गई है, आप हर चीज की कमांड सेट करके रख सकते हो। पर फ्यूचर प्रिडिक्टेबिलिटी ये है कि ये मशीन्स खुद भी सोचने लग जाएंगी कि हमें किस टाइम पे क्या सर्विस देनी है। अगर उन्हें टेम्परेचर पता है कितना चल रहा है, उन्हें पता है तुम्हें गीजर की जरूरत पड़ेगी, तो पहले ही गीजर ऑन करके रखेंगी, आपके आने तक पानी गर्म होगा। आपको ये नहीं कि पहले गीजर ऑन करना है, वेट करनी है, वो सब कुछ। उसके बाद आपकी कार ऑलरेडी, उसे पता होगा कि आपका ऑफिस कहाँ है, जो सेल्फ ड्रिवन ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं जहां पे हमें ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इसी तरीके से जीपीएस की लोकेशन से काम कर पाएंगे। आगे फ्यूचर में ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसीलिए पॉसिबल है। देखो हम फ्यूचर क्या सोच रहे हैं कि लेट्स सपोज एक लाइट पॉइंट है, यहां पे जो अभी हम
सारे की सारे ट्रैफिक लाइट्स यूज करते हैं, ट्रैफिक लाइट इंटरनेट से कनेक्टेड होंगी। जो हर आने वाली कार है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। वो इंटरनेट से आने वाली कार पहले ही इन्फॉर्म करेगी ट्रैफिक लाइट को कि मैंने यहां से यहां मुड़ना है। दूसरी कार ने लेट्स सपोज बोला मैंने यहां सीधा जाना है, तो ट्रैफिक लाइट्स उसी अकॉर्डिंग या तो चेंज हो पाएंगी या वो उल्टी डायरेक्शन दे पाएंगी कि इधर से भी कार आ रही है, तुम अपनी पहली स्पीड कम कर लो ताकि तुम्हें रुकना ना पड़े और तुम सीधा अपने रास्ते निकल सको। तो इस तरीके से हम ये फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं कि ह्यूमंस को ये जितना भी मैनुअल काम है ये धीरे धीरे करना ही ना पड़े। ठीक है, उस चीज के लिए फ्यूचर सोचा जा रहा है। क्लियर है? कोई भी डाउट यहाँ पे? तो इस तरीके से, तो इसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहां पे फिजिकल चीजें एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगी, डिसीजन ले पाएंगी थ्रू इंटरनेट, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये 5G के अंडर पॉसिबल हो पाएगा, इसलिए दुनिया 5G को लेके इतनी ज्यादा एक्साइटेड है। ठीक है, कि 5G के अंदर ये सारा रेवोल्यूशन आएगा। क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हुए ये एक आपको देखो, ये जितनी भी चीजें होती है ना, ये हमेशा किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करती है। ठीक है, आपको कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी रिलीज करनी पड़ेगी, उसी फ्रीक्वेंसी के अंडर वो चीज काम करेगी। अगर इसीलिए सरकार का, अभी कुछ टाइम में पढ़ोगे कि सरकार अभी स्पेक्ट्रम रिलीज करेगी 5G का। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि जिस भी कंपनी को 5G लॉन्च करना है ना, उसे पहले इंडिया के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है उसे सरकार से लीज पे लेना पड़ता है, उसे सरकार को पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, फिर सरकार, नहीं तो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी सरकार की है, क्योंकि इंडिया की एयर स्पेस सरकार की है, तो सरकार ये फ्रीक्वेंसी लीज आउट करती है, किराए पे देती है, उसके बदले कंपनीज को पैसे पे करने होते हैं। ठीक है, एक बारी के लिए 25-30 साल के लिए किराए पे मिलती है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे जो आपके नॉर्मल जीपीएस सिस्टम है वो 1.5 गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं। ठीक है, जो आपके 2G फोन रहे हैं वो 1800 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करते रहे हैं। ठीक है, और 3G आपके 2100 मेगाहर्ट्ज यानी कि 2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करते रहे। ठीक है, जो आपके वेदर रडार होते हैं वो 3 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। केबल टीवी जो आप घर पे देखते हो, जो आपके डिश, जितनी भी डिश लगी हुई हैं, वो 4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। ठीक है, ये सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज बांटी होती हैं ताकि, एक तो देखो ये फ्रीक्वेंसीज हमेशा क्वालिटी को डिटरमाइन करती हैं, कितनी बेटर क्वालिटी आती है। पर जितना तुम ऊपर जाते जाओगे ना, जितनी ये बड़ी फ्रीक्वेंसी होती जाएगी उतनी तुम्हारी रेंज कम होती जाएगी चीज की। जितनी तुम्हारी ये छोटी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे 9 किलो हर्ट्ज, ये जो है, देखो ये जो है आपके सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी। आपके कई बार कार में AM रेडियो लग जाता है ना, वो सिर्फ डिस्टर्बेंस ही आ रही होती है। AM फ्रीक्वेंसी कहीं बहुत दूर से भी छोड़ोगे ना, इसका कवरेज एरिया बहुत बड़ा होता है, हजारों किलोमीटर दूर तक AM रेडियोस काम कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर दूसरी साइड पे देखोगे, जैसे वाईफाई नेटवर्क है आपका, वाईफाई आपके काम करता है 5 गीगाहर्ट्ज के उस पे। ठीक है, पर वाईफाई कितने को दूर तक ही काम कर लेगा? ठीक है, एक पूरा घर भी नहीं कई बार कवर कर पाता। क्यों? जितना तुम गीगाहर्ट्ज के ऊपर जाते जाओगे ना, तुम्हारी क्वालिटी बेटर होती जाएगी, तुम्हें स्पीड उतनी बेटर मिलेगी, तुम्हें हर चीज ज्यादा बेटर मिलेगी, पर उसकी डिस्टेंस छोटा होता जाएगा। जैसे अगर मैं 400 गीगाहर्ट्ज पे कोई चीज चलाऊं ना, तो जितनी बस ये क्लास है, इसके अंदर अंदर ही शायद ऑपरेट, पर इसके अंदर अंदर ही जितनी क्वालिटी हाई मिलेगी उसका कोई मुकाबला नहीं। पर इसका भी इतनी छोटी चीजों का, इसलिए यहाँ पे जाके हम कुछ नहीं लगाते, ये बहुत ही छोटे सिग्नल्स हैं। तो देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आपकी इंप्रूव हुई हैं, जब हम कॉल्स करने लगे थे तब हम 1 गीगाहर्ट्ज से भी कम की फ्रीक्वेंसी यूज करते थे, फिर धीरे धीरे 2G 3G आया तो और ऊपर चले गए, 4G आया तो और ऊपर चले गए, अब आपके 5G आपके ऑलमोस्ट 4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक हम आने वाले हैं। ठीक है, तो
इनके बीच में आपकी फ्रीक्वेंसी होने वाली है 5G की, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से ये जितना भी टेबल है इसके ऊपर और भी जो इंफॉर्मेशन लिखी हैं ये सारी की सारी रीड कर लेना। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसी की साइड आपकी गामा रे सबसे हाई फ्रीक्वेंसी साइड आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स लो फ्रीक्वेंसी साइड आ जाती हैं, इस तरीके से। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आपकी यही ऑपरेट करती है 9 से 400 के बीच में। क्लियर है? तो ये चीज आपका सेकंड करंट अफेयर है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, या जिसे शॉर्ट में कह सकते हो अफ्स्पा। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। अब ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट्स है क्या? देखो इंडिया के अंदर ये जो एक्ट है ना, ये इसलिए बनाया गया है कि सबसे पहले जैसे कल मैंने बताया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 एग्जिस्ट करता है। शेड्यूल 7 में क्या है कि आपकी जिम्मेदारियां बांटी हुई हैं 3 लिस्ट के अंदर। कौन सी 3 लिस्ट हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसके अंदर 2 चीजें बतानी बहुत जरूरी है। देखो जितनी भी आपका लॉ एंड ऑर्डर है ना, लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट लिस्ट के अंडर पड़ता है, यानी कि हर स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी उस स्टेट की खुद की है। इसी कारण आप जब भी पुलिस देखते हो, पुलिस हर स्टेट की अपनी अपनी होती है। ठीक है, उनके कंधे पे बैचेस जो होते हैं वो हमेशा उन्हीं की स्टेट के बैचेस होंगे। ठीक है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वहां पे न्याय व्यवस्था बनी रहे, कानून बना रहे, वो हर स्टेट की अपनी खुद की जिम्मेदारी है। पर अगर किसी स्टेट के ऊपर कोई भी खतरा आ जाए, हर स्टेट की डिफेंस की जिम्मेदारी और उस स्टेट की इंटेग्रिटी बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी सेंटर की है। यानी कि इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट खत्म नहीं हो सकती, किसी भी स्टेट का कोई एरिया छीना नहीं जा सकता, डिस्टरबेंस नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो होता क्या है, अगर कभी भी आपके स्टेट के हाथ से कानून निकल जाता है ना, तो फिर जिम्मेदारी बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि सेंट्रल गवर्नमेंट जंप इन करे, उस स्टेट गवर्नमेंट को बचा ले। ठीक है, उस स्टेट गवर्नमेंट को भी और उस स्टेट को भी खतरे से बचा ले, चाहे इंडिया के बाहर से अटैक हो रहा हो, चाहे इंडिया के अंदर ही कोई आतंकवाद किसी स्टेट के अंदर इतना फैल गया है कि उसे कंट्रोल करने के लिए आपके सेंटर को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो होता क्या है, पहली बारी कोई भी स्टेट के अंदर कोई भी खतरा है तो ऑब्वियसली पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर पुलिस रिस्पॉन्ड करती है। पर कई बारी देखो पुलिस को क्या होता है, पुलिस को हर चीज एक प्रोसीजर के साथ फॉलो करनी पड़ती है। किसी एरिया को सर्च करना है तो सबसे पहले वारंट चाहिए, किसी पर्सन को अरेस्ट करना है फिर से वारंट चाहिए, तो वो बहुत सारे कानूनों से बंधे हुए हैं। पर अगर एरिया बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो गया, लेट्स सपोज किसी स्टेट में टेररिज्म फैल गया, अब टेररिज्म थोड़ी छोटे मोटे क्राइम कर रहे हैं, तो टेररिस्ट को पकड़ने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स चाहिए होती हैं अगर तुम किसी जगह से टेररिज्म खत्म करना चाहते हो। इसी कारण इंडिया के अंदर बनाया गया ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में क्या होता है कि देखो कोई भी एरिया जिसे एज डिस्टर्ब्ड मार्क कर दिया गया हो, डिस्टर्ब्ड एरिया मार्क कर दिया गया हो, वो एरिया के अंदर आपके ड्यूटी बन जाती है पुलिस की भी, और इवन सेंटर फोर्सेस भी वहां पे भेजी जाती है, जैसे कि सीआरपीएफ, ऐसी फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय कर दी जाती हैं कि यहां से इस एरिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करो। डिस्टर्ब्ड एरिया कैसे, किसी भी ऐसे एरिया को बोला जाता है जहां पे लगातार वायलेंस भड़क रही है और पुलिस के कंट्रोल में नहीं आ रहा है वो एरिया। उसे सेंट्रल गवर्नमेंट या उस स्टेट का गवर्नर रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया या पूरी स्टेट को ही डिस्टर्ब्ड डिक्लेयर कर दो, अगर पूरी स्टेट के अंदर फैल गया। उसके बाद क्या होगा, जैसे कोई एरिया आपके डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पे मार्क हो गया,
साथ ही साथ वहां पे ना बहुत सारी आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस भी सिक्योरिटी का हिस्सा है, आर्मी भी सिक्योरिटी का हिस्सा है, सीआरपीएफ, ये सारी सिक्योरिटी के हिस्से हैं। इन्हें बहुत सारी स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं। स्पेशल पावर्स की जैसे कि किसी भी एरिया को बिना वारंट के सर्च कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को पहले वार्निंग देके उसके बाद गोली तक मार सकते हैं, कोई गवाही कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। उसके बाद अगर इन्हें लगता है किसी प्रॉपर्टी में आतंकवादी छुपे बैठे हैं, ये उस प्रॉपर्टी को तबाह कर सकते हैं, या जिस प्रॉपर्टी पे शक भी है कि इस प्रॉपर्टी को आतंकवादी अपने बेस के तौर पे यूज करते होंगे या कोई भी एडवांटेज के तौर पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और प्रोविजन, जैसे पुलिस को नहीं तो करना पड़ता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जज के आगे पेश करना पड़ता होता है जिसे भी आपने अरेस्ट किया है। यहां पे अगर स्पेशल पावर आ गई, आप किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, और उसके बाद 24 घंटे में उसे पेश करना भी जरूरी नहीं है, जितना मर्जी टाइम तुम उसे अपने कब्जे में रख सकते हो। तो इस तरीके से ये इसलिए पावर्स दी गई ताकि आपकी आर्म्ड फोर्सेस इफेक्टिवली लड़ सके आपके टेररिस्ट के खिलाफ। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीजें बनाई गई। देखो कई बार इन चीजों का मिस यूज भी हुआ है कि कईयों की, अगर लेट्स सपोज लोकल्स के साथ कोई कोई आर्मी के लोग थे, सीआरपीएफ के लोग थे, उनकी लोकल्स के साथ कोई तू मैं हुई, कोई बहस हुई, लोकल्स ने कुछ बुरा वाला बोल दिया, उसके बाद ऐसे भी कुछ सबूत मिले हैं कि उन लोकल्स को घर से उठा लिया, जंगल में जाके गोली मार दी, उनके साथ में बंदूकें फेंक के उन्हें बोल दिया कि ये आतंकवादी थे। तो कुछ इनोसेंट किलिंग्स के भी सबूत मिले हैं कि ऐसा हुआ है। देखो हर कोई नहीं मिसयूज करता, पर कुछ भी करता है तो बदनाम सारे होते हैं हमेशा। तो वही चीज यहाँ पे है कि अच्छा काम ऑब्वियसली कम देखा जाता है, बुरा काम बहुत जल्दी हाईलाइट होता है, तो वही चीज यहाँ पे भी दिखती है। ठीक है, तो आपके आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 में आपके एक्ट बनाया गया था। कोई भी एरिया जिसे डिस्टर्ब्ड एरिया मार्क किया जाएगा वहां पे इसे लागू किया जाता है, और अगर किसी भी एरिया को अपने इस अफस्पा हटाना है वहां से, उन्हें कम से कम 6 महीने बिना कोई वायलेंस का इंसिडेंस हुए कम से कम 6 महीने बिताने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि 6 महीने बाद भी अफस्पा हट जाएगा, उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट देखा जाता है कि खतरा है कितना। अगर तो आपका कोई खतरा नहीं लगता 6 महीने बाद कि अब शांति होगी है फाइनली, तो हटा दिया जाता है, नहीं तो आपके अफस्पा लगा रहता है। ठीक है, अगर ये जैसे उसके जो कारण थे वो मैंने आपको सारे बताए कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई है, लोकल पुलिस इश्यू को मैनेज नहीं कर पाई। तो अगर इंडिया के अंदर तुम देखोगे, हाँ इंडिया के अंदर तुम देखोगे 1997 तक एक बार पंजाब में भी जैसे आपकी अफस्पा लगा था, ठीक है, 1997 में हटा दिया गया। आपके लद्दाख के कुछ सिलेक्टेड एरियाज के अंदर अफस्पा लगा हुआ है, बाकी जगहों पे नहीं लगा हुआ। आपके जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरीके से अफस्पा लगा हुआ है, असम में अफस्पा लगा हुआ है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में आपका अफस्पा लगा हुआ है। ठीक है, मणिपुर में सिर्फ इम्फाल म्युनिसिपल एरिया में नहीं लगा हुआ, बाकी सारे मणिपुर में लगा हुआ है। त्रिपुरा में हटा दिया गया था आपके 2015 में। ठीक है, और आपके मेघालय के भी ना कुछ इलाकों में लगा हुआ है, बाकी जगहों से हटा दिया गया था। ठीक है, आपके अरुणाचल प्रदेश में भी हटा दिया गया था, बस कुछ यहाँ पे जो नागालैंड से लगते हुए एरियाज है ना, सिर्फ यहाँ पे आपके अफस्पा लगा हुआ है, बाकी सारे अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा नहीं है। क्योंकि टेररिज्म जैसे जैसे खत्म होता जा रहा है, हम वैसे वैसे आपके इसे भी हटाते जा रहे हैं। तो आपके टेररिज्म नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है कंपेयर टू जम्मू एंड कश्मीर, इसी कारण वहां पे ज्यादातर स्टेट्स अफस्पा के अंडर है। ठीक है, जैसे जैसे वो कम होती जा रही हैं वैसे वैसे अफस्पा वहां से भी हटाया जा रहा है। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी सर जैसे आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि जो डिफेंस है वो सेंटर के अंडर है एंड पुलिस जो स्टेट के अंडर आती है, कॉन्करेंट के अंडर भी कुछ आता है, कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ हमारे अपना पुलिस या डिफेंस को लेके? नहीं, कॉन्करेंट के अंडर नहीं आता। इंडिया की डिफेंस हर स्टेट की इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी ये सेंटर की जिम्मेदारी है, और उसके अंदर का लॉ एंड ऑर्डर इसकी जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट की अपनी।
एंड सर अफस्पा हटाने का प्रोसीजर तो ठीक है, लगाने के लिए भी फिर जब ऐसे ऐसे कंसर्न्स दिखते हैं तो सीधा ही डिफेंस मिनिस्ट्री लगा देती है, या ये भी पार्लियामेंट में पहले आता है कि हम इस स्टेट में लगाना चाहते हैं तो कोई मोशन नहीं पास नहीं वगैरह नहीं, होता पहली बात तो इसे डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं, इसे होम मिनिस्ट्री लगाती है, ठीक है। और दूसरी चीज, होम मिनिस्ट्री एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कभी भी जारी कर सकती है, कोई पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत नहीं, या तो वो अपनी मनमर्जी से कर लें, या गवर्नर जब रिक्वेस्ट करे कि मेरे स्टेट के अंदर डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, मेरे यहाँ पे लगा दिया जाए, ठीक है। है? थैंक यू सर। हाँ जी, मैं ना, आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, एजुकेशन आपके कॉन्करेंट लिस्ट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एजुकेशन के लिए काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी, ठीक है। हेल्थ आपकी स्टेट लिस्ट में है, हेल्थ आपकी प्योरली स्टेट लिस्ट में है, तो सेंटर सिर्फ एडिशनल स्टेप्स उठाती है, वो सेंटर की मर्जी है, सेंटर ना भी करे, सेंटर की जिम्मेदारी नहीं बनती, स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है अपने स्टेट्स के अंदर हेल्थ को इंश्योर करना, ठीक है। थर्ड आपका जो करंट अफेयर है वो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रीज थर्ड क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे आया है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। इस सर्वे में इस बारी जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो ये सर्वे है, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे जो आया है, इससे ये चीज पॉइंट आउट हुई है कि 4 लाख नौकरियां क्रिएट हुई हैं अक्टूबर से लेके दिसंबर 2021 के बीच में, ठीक है। और इनमें से ज्यादातर नौकरियां आपकी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्रिएट हुई हैं। देखो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है और किस तरीके से काम करता है। आपकी इकोनॉमी को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, एक है आपके ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी और एक है आपकी अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी। ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी का मतलब, या जिसे हम कहते हैं आपका फॉर्मल सेक्टर, और अनऑर्गेनाइज्ड जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। देखो जो ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है, जो फॉर्मल सेक्टर है, ये उन कंपनीज उन एम्प्लॉयज को रेफर करते हैं जो आपके गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि जिनकी प्रोविडेंट फंड के जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर रजिस्टर्ड है, उनकी प्रोविडेंट फंड कट रहा है, उसके बाद पेंशन्स के लिए उनकी पेंशन कंट्रीब्यूशन जा रही है। ऐसी सारी जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट्स है, वो जितनी भी फुलफिल हो रही हैं, उन सारे एम्प्लॉयज को कहते हैं कि वो फॉर्मल एम्प्लॉयज हैं। तो इसमें गवर्नमेंट के भी आ जाते हैं और कुछ प्राइवेट एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं। दूसरे इनफॉर्मल जितने भी आपके बाकी एम्प्लॉयज हैं जो गवर्नमेंट के साथ नहीं रजिस्टर्ड, जैसे एक सबसे बेसिक लगा लो, कोई भी जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर है उसके अंदर जो वर्कर काम कर रहे होते हैं वो सैलरी ले रहे होते हैं 5, 7, 8 हजार की। वो जो इतनी को सैलरी ले रहे हैं, अगर वो प्रोविडेंट फंड ये सब कुछ कटवाने लगे, उनके तो हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, तो इस कारण वो रजिस्टर्ड ही नहीं होते, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होंगे उन्हें कहते हैं फॉर्मल, और बाकी सारे एम्प्लॉयज को कहते हैं इनफॉर्मल। इंडिया की इकोनॉमी की रियलिटी ये है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ 10% इकोनॉमी हमारी फॉर्मल है, 90% इकोनॉमी हमारी इनफॉर्मल ही चलती है, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों चीजें काम करती हैं। आपकी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज भी इनफॉर्मल ही रखती हैं लोगों को, ठीक है, सैलरीज पे करते हैं, बस गवर्नमेंट रजिस्टर नहीं करते। तो मतलब सैलरीज उनके अकाउंट में पे कर सकते हैं, बस रजिस्टर नहीं करते उन्हें। तो इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से ये सब कुछ काम करता है। फोर्थ करंट अफेयर है आपका 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां शेड्यूल। देखो 8वां शेड्यूल जो इंडिया का है वो बात करता है इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। देखो एक चीज बता दूं, इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी इंग्लिश कोई भी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया की सिर्फ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस पूरे इंडिया की। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट 2 लैंग्वेजेस में बात करती है, आपकी हिंदी और इंग्लिश में। पर इंडिया की अलग अलग स्टेट्स अलग अलग लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर आप हर स्टेट को देखोगे, हर स्टेट के अपने डॉक्यूमेंट्स उनकी अपनी लोकल भाषा में आते हैं, ठीक है। आप JNK जाओगे, जम्मू एंड कश्मीर जाओगे, उर्दू में डॉक्यूमेंट्स आते हैं। आपके हिमाचल, उत्तराखंड,
यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सारे स्टेट्स में आपके हिंदी में डॉक्यूमेंट आते हैं, पंजाब में पंजाबी में डॉक्यूमेंट आते हैं, आपके गुजरात में गुजराती में डॉक्यूमेंट आते हैं। तो ऐसे इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हमारी लैंग्वेज में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसी डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल के अंडर ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी और अब टोटल 22 लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं। ओरिजिनली जब 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था ना, तब इसके अंदर 14 लैंग्वेजेस थी, बाकी सारी बाद में इंसर्ट की गई। ठीक है, ओरिजिनल 1950 में 14 लैंग्वेजेस थी। 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की और उसमें सबसे पहले लैंग्वेज सिंधी इंसर्ट की। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 लैंग्वेजेस इंसर्ट की 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फिर 2003 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, ये 4 लैंग्वेजेस इंसर्ट हुई 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फिर लास्ट में 2011 में आपकी उड़िया के स्पेलिंग चेंज किए गए, उड़िया से उड़िया 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। क्लियर है? अब टोटल इसलिए 14 से नंबर बढ़ के ये सारी लैंग्वेजेस को इंसर्ट करते करते 22 हो गया। इन 22 में से इंडिया की हर स्टेट जितनी भी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी इंडियन लैंग्वेजेस सारी ये रिकॉग्नाइज की गई है। इसमें एक लैंग्वेज नहीं है, जो कई बार पेपर में क्वेश्चन बनता है कि कौन सी इंडिया के अंदर पॉपुलर बोल दी जाने वाली लैंग्वेज है जो 8th शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। कौन सी है? इंग्लिश। इंग्लिश इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से, तो ये एक तरीके से डिफाइन करता है कि किस तरीके से इंडिया की डाइवर्सिटी है। अच्छा, अब एक अलग क्वेश्चन आपको कभी पेपर में आ सकता है। अब मैंने आपको बताया कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी लैंग्वेज चुनते हैं जिसके अंदर वो कम्युनिकेट करते हैं, जिसके अंदर वो बात करते हैं। क्या सिर्फ इन्हीं लैंग्वेजेस में से ही स्टेट गवर्नमेंट अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं या कोई और लैंग्वेज में से बना सकते हैं? और लैंग्वेज इन 22 को छोड़ के अगर किसी स्टेट में कोई और लैंग्वेज भी एग्जिस्ट करती है ना, तो वो उससे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपनी खुद की स्टेट के अंदर। सर उनको क्या नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो 24 अदर लैंग्वेजेस हैं एक्सेप्ट द 8th शेड्यूल? 24 और कौन सी लैंग्वेजेस हैं? कुछ है ना ऐसा कि 22 जो 8th शेड्यूल में आती है और 24 कुछ नेशनल लैंग्वेजेस हैं, ऐसा कुछ? नहीं, जो आप 24 लैंग्वेज से कंफ्यूज कर रहे हो ना, वो आप कंफ्यूज कर रहे हो साहित्य अकेडमी अवार्ड से। साहित्य अकेडमी अवार्ड 24 लैंग्वेजेस में अवार्ड देता है, लिटरेचर के अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड। वो 24 लैंग्वेजेस में अवार्ड देते हैं, बेस्ट लिटरेचर, पोएम, ये सारी चीजों को। ठीक है, अच्छा। इसके अंदर पर इंग्लिश भी इंक्लूडेड है साहित्य अकेडमी अवार्ड के लैंग्वेजेस में। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये 22 लैंग्वेजेस को ही मेंशन करता है जिन्हें तुम शेड्यूल लैंग्वेजेस या ओवरऑल इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कह सकते हो। पर हर स्टेट गवर्नमेंट को ये मर्जी दी गई है कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी खुद की कोई इन 22 लैंग्वेजेस के अलावा अगर किसी स्टेट के अंदर कोई और भी लैंग्वेज बोली जाती है उसे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपनी स्टेट लैंग्वेज के तौर पे। जैसे कि अभी एक बहुत ही पॉपुलर डिमांड है, लास्ट ईयर का करंट अफेयर था, कर्नाटका के अंदर ना एक कम्युनिटी है, वो बोलती है आपकी टुल्लू लैंग्वेज, TULU, टुल्लू लैंग्वेज। ठीक है, टुल्लू भाषा का नाम है। ये बहुत ही छोटे से एक मतलब डिस्ट्रिक्ट तक लेवल तक बोली जाती है, डिस्ट्रिक्ट है पूरा एक कर्नाटका में जो टुल्लू लैंग्वेज बोलता है। ठीक है, तो इंडिया के लेवल पे अभी इन 22 लैंग्वेजेस में टुल्लू नहीं है, पर वहां पे वो इंपॉर्टेंस है, तो कर्नाटका की गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि टुल्लू को भी रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। बल्कि टुल्लू स्पीकिंग लोगों का ये कहना है कि हमें 8th शेड्यूल के अंदर जगह दी जाए, हमारी लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, तो वो उस लेवल तक जाता है। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्या कौन सी लैंग्वेज है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किस किस लैंग्वेज में बात करता है? सिर्फ इंग्लिश में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तुम किसी और लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सिर्फ एक ही रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वो है इंग्लिश।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किसी और लैंग्वेज में बात नहीं करता। ऑफिशियल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी लैंग्वेज में तैयार होता है? ऑफिशियल कॉपी का मतलब है जिस कॉपी को तुम वैलिड मानोगे और उसे कोर्ट लेके जा सकते हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है। सर हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश, बिल्कुल ठीक है, वही जो सेंटर की दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसी के ऊपर। ठीक है, फिफ्थ करंट अफेयर। हाँ जी, हाँ जी सर वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था सर। सुप्रीम कोर्ट वाली कौन सी आप बता रहे थे लैंग्वेज? सुप्रीम कोर्ट की एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई और लैंग्वेज एडमिसिबल नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। अभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोविजन। फिफ्थ करंट अफेयर है आपका वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का बेसिकली कहना है कि जो ये पहला साल का क्वार्टर पूरा हुआ है, इंडिया के अंदर गोल्ड की डिमांड कम हो गई है। ठीक है, 18% से। पहले 3 क्वार्टर्स में इंडिया ने सिर्फ 135.5 टन गोल्ड ही यूज किया है, जो काफी ज्यादा फॉल है। इसका मेन कारण है दुनिया भर में जो गोल्ड के प्राइसेस का राइज हो रहा है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है क्या? ये सारा इशू समझाया कि कैसे आपका सारा का सारा ओवर द टाइम इंडिया के अंदर डिमांड गिरी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बेसिकली दुनिया भर की जो गोल्ड इंडस्ट्री है ना, उन सबको लिंक करता है। जो माइनिंग कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जो बेच रहे हैं, ये पूरी की पूरी गोल्ड इंडस्ट्री को एक दूसरे से लिंक करता है। तो एक तो पता चल जाता है डिमांड कितनी है, पीछे से सप्लाई कितनी आ रही है, क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं इकोनॉमी में जिसके लिए आपकी इंडस्ट्री को तैयार रहना चाहिए। ऐसी सारी चीजों के लिए ऐसी दुनिया भर में बॉडीज बनाई जाती हैं अलग अलग चीजों के लिए। तो इसका यही काम है। तो ये कितनी गोल्ड कैसे है, कितना दुनिया में ट्रेंड चल रहा है, वो सब कुछ करता है। लंदन यूके में इनका हेडक्वार्टर है, पर उसके अलावा इंडिया, चाइना, सिंगापुर और यूएसए में भी इनके ऑफिसेज हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स जो इन्हें लगी, वहां पे इन्होंने ऑफिसेज ओपन किए और लगातार एनालिसिस प्रोवाइड करते रहते हैं इंडस्ट्री को कि गोल्ड की डिमांड किस साइड को जा रही है। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से तो ये थे आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स। किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो